हेलो दोस्तों, फिनिक्स हिस्ट्री सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग जो है स्वास्थ्य और रोग वगैरह चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें चूंकि रोग से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो अभी तक हम लोग रोग का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और विभिन्न सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें विषाणु जनित, जीवाणु जनित और प्रोटोजोआ से होने वाला और कवक से होने वाले रोग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका वीडियो जो है चैनल में अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे वो जा देख सकते हैं। और उसका लिंक जो है इसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप जरूर देखिए उसको। आज हम लोग देखेंगे अनुवांशिक रोग के बारे में। ठीक है। अनुवांशिक रोग देखने से पहले थोड़ा सा इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं अनुवांशिक क्या होता है, अनुवांशिकी क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अनुवांशिकी जो है ये अनुवांशिक गुणों का अध्ययन को कहते हैं। इसके बारे में डिटेल, अभी इसका चैप्टर हम लोग पढ़े नहीं, हम लोग इसको डिटेल से पढ़े नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है। अनुवांशिकी को इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स, और अनुवांशिक गुण को कहते हैं इनहेरिटेंस इंग्लिश में। ठीक है। तो आनुवंशिक गुणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। इसके फादर ग्रेगर जोहान मेंडल को कहते हैं, मेंडल को कहते हैं शॉर्ट में। उसको मेंडल का नियम पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब देखिए ये जो अनुवांशिक गुण है, ये जो अनुवांशिक गुण है, यह जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। तो ये समझ लीजिए कि अनुवांशिक गुण वैसा गुण है जो किसी भी जीव के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। उन गुणों को अनुवांशिक गुण कहते हैं। तो स्थानांतरित कैसे होगा? यह कैसे होगा स्थानांतरित? तो यह होता है हमारे बॉडी में, मतलब जीवों के बॉडी में अनुवांशिक पदार्थों के द्वारा। और हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट जो अनुवांशिक पदार्थ है उसका नाम है क्रोमोसोम, या उसको हिंदी में कह लीजिए गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्रोमोसोम क्या है? देखिए, जब यह जो है कोशिका के न्यूक्लियस में होता है, कोशिका के केंद्र में होता है, कोशिका के केंद्र में होता है बेसिकली। ठीक है। और यह क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। और जैसे ही कोशिका विभाजन शुरू होता है, कोशिका विभाजन शुरू होगा, यह क्या बन जाएगा? यह क्रोमोसोम में बदल जाएगा। जब क्रोमोसोम में बदलेगा तो यह क्रोमोसोम दो चीज से मिलकर बनता है, डीएनए और प्रोटीन से। ओके। तो अगर कहा जाए अनुवांशिक पदार्थ अगर कोई पूछे तो ये क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र भी हो सकता है, और दूसरा क्रोमोसोम कौन हो सकता है? वो डीएनए भी हो सकता है। मतलब डीएनए ही है, क्रोमोसोम में डीएनए है। यही असल में जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें कोड के फॉर्म में क्या होता है? अनुवांशिक गुण इसमें अवस्थित होता है। और इन गुणों को जो है व्यक्त करने वाला एक कारक है उसमें, उसको हम लोग कहते हैं जीन। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो यही भी दो याद रखना है कि गुणसूत्र और डीएनए के बारे में याद रखना है, कहीं कहीं पर जीन का भी बात हो सकता है आ जाए। अब यहाँ पर जो बात है, हमको जो अनुवांशिक रोग के लिए जो असल में जानना है वह ये जानना है कि अनुवांशिक पदार्थ जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र, यह मानव, चूंकि मानव रोग पढ़ रहे हैं तो मानव शरीर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो है 23 जोड़ा होता है, 22 जोड़ा और एक जोड़ा। 22 जोड़ा को जो है ऑटोसोम कहते हैं, और एक जोड़ा जो होता है इसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है। यह 22 जोड़ा जो है, यह 22 जोड़ा जो है वो एक्स एक्स होता है।
और ये जो वाई एक्स एक जोड़ा होता है, ये एक्स वाई होता है। और यही जो है सेक्स को निर्धारित करता है, सेक्स को डिटरमाइन करेगा कि ये मेल है या फीमेल है, मतलब पुरुष है कि स्त्री है, इसको ये डिफाइन करता है। अगर 23वां जोड़ा, 23वां जोड़ा एक्स एक्स है तो स्त्री हो जाएगी, और अगर 23वां जोड़ा एक्स वाई है तो ये पुरुष हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक ये कुछ बेसिक बात है, यह तक ये समझा दी। अब देखिए, यहां पर जो है बात करेंगे जो अनुवांशिक रोग है, तो यह जो गुणसूत्र है, इन्हीं के संख्याओं में परिवर्तन के कारण जो है वह रोग जो है उत्पन्न होगा। समझ गए? मतलब अनुवांशिक रोग वह रोग है जो गुणसूत्रों के संख्याओं में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग चलिए एक एक करके अनुवांशिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए, हम लोग सबसे पहला जो रोग पढ़ेंगे उसका नाम है वर्णांधता, मतलब कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रोगी जो है लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाता है, और लाल जो है ना वो हरा दिखाई देता है, मतलब रेड क्या दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है। आप सोचिए कोई व्यक्ति जो है वो सिग्नल में खड़ा है और वहां पर रेड लाइट जल रहा है, तो उसको कैसा दिखेगा? ये रेड नहीं, ये ग्रीन दिखेगा, इसलिए चल जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये एक दिक्कत है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि यह जो है मुख्य रूप से पुरुष को ही प्रभावित करता है। ठीक है। और इस रोग का वाहक जो है वेक्टर कौन होती है? स्त्रियां होती है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों में 23वां जोड़ा कैसा होता है? एक्स एक्स होता है, अभी बताया था आप लोग को। ठीक है। अब इसमें स्त्रियों में ये बीमारी होने के लिए दोनों एक्स एक्स दोनों प्रभावित होना चाहिए, जबकि यहाँ सिर्फ एक ही प्रभावित हो जाएगा, तो ये इसमें रोग जो है मानव में आ जाएगा, क्योंकि वाई जो है इसमें प्रभावित हो जाएगा, तो वो डोमिनेट हो। चलिए नेक्स्ट आइए। दूसरा रोग है हेमीफेलिया। हेमीफोलिया जो है ऐसा बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का जो है बनने में बहुत टाइम लगता है। कितना? जैसे आधा घंटा से 24 घंटा, मतलब इतना देर लगेगा जितना देर में आपका खून जो है पूरा बॉडी से निकल के खत्म हो सकता है, और इससे आपका मौत भी हो सकता है। चोट लग गया तो रक्त का थक्का बहुत देर से जमेगा, और यह भी मुख्य रूप से पुरुषों में ही होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों क्या है? पुरुष से संबंधित रोग। क्योंकि यह स्त्रियों में तभी होगा जब यहाँ फिर वही दोनों एक्स प्रभावित होगा, और स्त्री यहाँ भी वाहक का काम करेगी। और ऐसा माना जाता है कि यह रोग जो है ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम का। तो यह टर्नर सिंड्रोम याद रख लीजिए, ये स्त्रियों से संबंधित है। ठीक है। और इस रोग में ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? 45 हो जाती है। अब 45 क्या? हम बोले थे, देखिए मानव में 23 जोड़ा होता है। जोड़ा मतलब 23 × 2, तो टोटल कितना हो गया? 46 जोड़ा। अब ये 46 जोड़ा नहीं होकर कितना हो जाएगा? 45 ही जोड़ा। तो जो 22 जोड़ा है, मतलब 23वां जोड़ा में एक ही क्रोमोसोम एक्स रह जाएगा, और ये प्रभावित होगा, जिसके कारण जो है यह रोग जो है क्या स्त्रियों में हो जाएगा। 22 तो एक्स एक्स रहेगा, और यह जोड़ा में एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसमें शरीर अल्प विकसित होगा, कद छोटा होगा, वक्ष भी छोटा होगा, और इससे जो है जननांग अविकसित रहेगा, और वह बांझ की स्थिति में रहेगी। मतलब यह एक तरह से कह लीजिए थर्ड जेंडर, इसे ट्रांसजेंडर डेवलप होने का ये इस सिंड्रोम से खतरा है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये टर्नर सिंड्रोम की तरह क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है, यह पुरुषों में होता है, और यह भी थर्ड जेंडर को डेवलप करने में क्या करता है? मदद करता है। इससे ग्रसित पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या 47, मतलब इसमें गुणसूत्र जैसे 46 था, अब एक एक्स्ट्रा हो गया है, समझिए 46 के साथ। तो इसके वजह से विरेचन मैंने टेस्टिस इसका अल्प विकसित रहेगा, और स्तन का विकास स्त्रियों के समान हो जाएगा।
ठीक है, और ये बेसिकली पुरुष ऐसे नपुंसक पुरुष होते हैं। ठीक है, तो इससे भी वही, तो क्लिनेफेल्टर मेल के लिए है, मतलब मेल थर्ड जेंडर हो जाएगा, और जो है टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल थर्ड जेंडर के लिए कारण देगा। अब जो एक बीमारी है उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रोग से ग्रसित रोगी मंद बुद्धि और आंखें टेढ़ी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाएगी, और शारीरिक ढांचा जो है अनियमित हो जाएगा। और इस बीमारी को मंगोलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भी कहते हैं। और अभी तक ये पांचों बताए ना, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम से पूछा हुआ है। और कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आपको उसको जानना है। नेक्स्ट देखो, पटाव सिंड्रोम। यह, इसमें रोगी का जो है ऊपर का होंठ जो है बीच से कट जाता है और तालू में दरार आ जाता है। जो होंठ ऊपर का है कट जाता है, इससे मंद बुद्धि होता है, नेत्र रोग भी होता है। ठीक है, बेसिकली मतलब मेंटल रिटार्डनेस होता है, मंद बुद्धि हो जाएगी। तो ये हो गया कुछ अनुवांशिक रोग। ठीक है, अब हम लोग एक रोग और है उसको देख लेते हैं, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आरबीसी प्रभावित होता है। ठीक है, कौन प्रभावित होता है? आरबीसी प्रभावित होगा। तो ब्लड में देखिए तीन ब्लड कॉर्पोसेल्स होता है, मतलब ब्लड कॉर्पोसेल्स जो है रक्त कनिकाएं कहते हैं इसको, रक्त कनिकाएं। ये तीन होती है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, और एक जो है ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। देखिए, तो इरिथ्रोसाइट जो है यह होता है इससे प्रभावित। ठीक है, और इसके प्रभावित होने के कारण, इसके सिकल सेल के में जो आरबीसी प्रभावित होने के कारण क्या होता है, देखिए एरिथ्रोसाइट में आरबीसी जो है, आरबीसी की मात्रा जो है इसमें क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, या काम नहीं करने लगेगा ठीक ढंग से। ठीक है, ठीक ढंग से नहीं काम करेगा सिकल सेल में। इसमें आरबीसी में का जो सेल है ना, वो सिकल की तरह हो जाएगा, ऐसे, इस तरह से या ऐसे। ठीक है, सिकल, हंसिए की तरह, इसीलिए इसको सिकल सेल कहते हैं। और एनीमिया, तो एनीमिया में आपको पता ही है, इसमें आरबीसी जो है वो कम हो जाता है, और यह जो है फंक्शन इसका क्या होता है, प्रभावित होता है, ये सही से काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये है सिकल सेल एनीमिया। और ये जो है कैसा है, एक जीनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब अनुवांशिक बीमारी है। यह एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में ये फैलेगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर जान लीजिए कि ये जो, जैसे हम लोग पढ़ें कि डबल एक्स वाले क्रोमोसोम जो है 22 जोड़ा होता है, तो इसमें जो 11th पेयर का जो ऑटोसोम्स है, यह इसमें प्रभावित होता है। कहीं कहीं पर ये सब रहता है, ऐसे सिकल सेल के बारे में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस तरह का एग्जाम जो है एक बार जो है इसमें पूछा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इसका चर्चा कर दिए हैं। ठीक है, तो ये कि यहाँ पर अभी जो अनुवांशिक रोग के बारे में जो बात की इंपॉर्टेंट है, सिकल सेल एनीमिया भी लेटेस्ट में इसके क्या बोलते हैं, इसको खत्म करने के लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए मिशन भी चलाया जा रहा है। सिकल सेल एनीमिया इराडिकेशन मिशन जो है भारत में सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, और खास करके आदिवासी क्षेत्रों के लिए चलाया जा रहा है। और उसमें सिकल सेल एनीमिया के लिए नेशनल मिशन फॉर सिकल सेल एनीमिया इलिमिनेशन प्रोग्राम जो है ये चलाया जा रहा है। ठीक है, नेशनल मिशन, और यह जो है वर्ष 2023 में शुरू किया गया था, और 2047 तक जो टारगेट रखा गया है कि इसको क्या कर दिया गया, भारत से एलिमिनेट
कर दिया जाएगा, इस तरह का टारगेट रखा गया है। ठीक है। इसीलिए इस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मुख्यतः जो है ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है वहां पर ये जो है बहुत ज्यादा इसका कंसंट्रेशन वहां पर है, तो वहां पर ज्यादा फोकस इसको किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये अनुवांशिक रोग वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।